Hello students, good morning, good afternoon, good evening whenever you are watching this session. Well, I was not able to take daily newspaper analysis from past few days. I was on leave. So yeah, we are extremely sorry if you suffered on current affairs part. Let's begin from today onwards, and let me tell you, a lot of students are coming to me in offline classes and they're asking, ma'am, newspaper में पढ़ना क्या है? I have already discussed in our previous sessions of daily newspaper analysis that how you should approach newspaper, but again, the ones who are watching who are new to the daily newspaper analysis, for those students, let me tell you a few things which you have to keep in mind when you start watching daily newspaper analysis and continue with us. So well, on the very first page, I tell you the articles that you need to read. So what you need to do is you have to start your day with some अदर स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस, जो रीडिंग है, जो आपके सोर्सेज हैं, आप वो पढ़िए सुबह. दोपहर में आपकी जो भी क्लासेस वगैरह होती है वो कंप्लीट करिए. इन द इवनिंग आफ्टर 7 PM, वंस द DNA of Tathastu IC is uploaded, that is by me, you can open your newspaper, click on the page, pause the page where I have shown the articles that you need to read, click, tick mark all those articles in your paper. And the ones I discuss in detail, the ones I provide extra content, extra reading, those you have to remember, those you have to revise, those you have to repeat, come again, revise, that you have to do. But the ones I just have mentioned that you have to read, what you can do is you can just tick in the newspaper and you can just read, go through, give a glance, understand. I'll also explain, I'll tell you through examples that why some of the articles you just have to give a glance, why some of the articles you have to read in detail. So the first page, let me show you. इससे अब क्या हो सकता है, आपका स्ट्रेटजाइज होगा, टाइम मैनेज बेटर तरीके से होगा. तो जो कुछ आर्टिकल्स आपको सिर्फ पढ़ना है, उसमें आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, उसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट गिव अ कर्सरी ग्लांस, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत कंटेंट उसका समझ में आ जाए, इतना काफी है. जो आर्टिकल डिटेल में मैं डिस्कस करती हूँ उसको आप डिटेल से समझो, मार्क करो, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करो उन आर्टिकल्स पे बेस पे. फॉर एग्जाम्पल, क्यों कुछ आर्टिकल सिर्फ देखने की जरूरत है, देख लो और आगे बढ़ जाओ. कुछ आर्टिकल्स को क्यों बहुत डिटेल में पढ़ना है, जो मैं डिस्कस करती हूँ क्लास में, और आपको भी उसको इन डेप्थ रीडिंग करने की जरूरत है. तो चलो इसको मैं प्रूव करके दिखाती हूँ एग्जांपल्स कि क्यों कुछ आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ लो और आगे बढ़ जाओ. जैसे फर्स्ट पेज पे देखो, व्हाट टू बी रेड, द हिंदू, 2 मई को. आई हैव शोन ऑल दीज आर्टिकल्स जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, देख के बढ़ जाना है, ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं. जैसे पहला, अप्रैल्स ग्रॉस जीएसटी टेकिंग पावर पास 2.1 लाख करोड़. अब ये पेज नंबर 1 पे दिया है. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, यू जस्ट हैव टू रीड ऑन योर ओन. Why you can read on your own, you can read, understand on your own, why you don't have to dwell into this article for too deep. एग्जाम्पल बताती हूँ. जैसे अप्रैल्स ग्रॉस जीएसटी टेकिंग्स पावर पास 2.1 लाख करोड़. अब इसमें डिस्कस करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आप पढ़ लो, समझ जाओ. पूरा आर्टिकल ना भी समझ में आए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग में जितना दे हो उतना समझ लो. जीएसटी की जो कलेक्शन है वो बढ़ गई है, सिर्फ आपको इतना समझने की जरूरत है. जीएसटी क्या है, दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इतना समझ लिया अगर आपने, इतना काफी है. अंदर जितना भी इसमें दिया हो कि 15%, इतना परसेंट, उतना परसेंट, ये कलेक्शन, वो कलेक्शन, आपको जानने की जरूरत नहीं है. एक डायग्राम दिया हुआ बीच में, ईयर एंड सर्च. आप ये डायग्राम देके खुद समझ सकते हो ना, इसको डिटेल में कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना समझाने की जरूरत है. आपने आर्टिकल देखा, ईयर एंड सर्च, इंडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन रोज टू अ रिकॉर्ड हाई दिस मच करोड़ इन अप्रैल 2024. जीएसटी ये रहा, आपको ये डाटा दिया हुआ, अप्रैल भी इतना, सितंबर, फेब, जून, नवंबर, अप्रैल इतना था. ठीक है, दैट्स इट. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच वाज द कलेक्शन, इट हैज इंक्रीज्ड, व्हाई इट हैज इंक्रीज्ड, हैज शोन कि मार्च में ऑब्लिगेशंस होते हैं, डेडलाइंस होती हैं लोगों की टैक्स फाइल करने की, तो इस वजह से सर्ज हुआ जीएसटी में. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. ठीक है, तो ये दिया हुआ, इतना अपने आप समझ सकते हो. सेकंड एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ, क्यों कुछ आर्टिकल्स को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उसको कहीं से देखने की जरूरत नहीं कि मैम बता दें, मैम हर आर्टिकल डिस्कस करें. अगर मैम हर आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो न्यूज़पेपर ही 3 घंटे का चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ाना है. आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉन्टेंट देना है, एक्स्ट्रा डिटेल में समझाने की जरूरत है. अगर पूरा आर्टिकल्स, मैं हर आर्टिकल को जो आपको पढ़ना है आज के दिन, अगर मैं डिस्कस करने लगूंगी तब तो 3 घंटे का एक्सरसाइज हो जाएगा. 3 घंटे का एक्सरसाइज होगा तो क्या फायदा, अगर फिर आप खुद क्यों आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखोगे. आपका काम आसान होना चाहिए ना. तो कुछ चीजें आप करो अपनी तरफ से, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी थ्रू एक्स्ट्रा रीडिंग, जो ट्रिकी आर्टिकल्स है, जो डिफिकल्ट है, जिससे आपका टाइम कम से कम में न्यूज़पेपर कवर हो जाए. कुछ चीजें आप खुद पढ़ लो जिसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखो सेकंड एग्जांपल जो मैं बता रही हूँ ये है, IIA
releases a video of the moon occulting brightest star Antares. अब इसमें क्या है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो. जस्ट गिव अ ग्लांस. फॉर एग्जाम्पल, एंटारस इज अ ब्राइटेस्ट स्टार. एंटारस क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, ज्येष्ठा बोलते हैं. दैट इज विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ स्कॉर्पियस. ये तो खुद समझ सकते हो. देन एक पैराग्राफ पढ़िए, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें लास्ट पैराग्राफ. व्हाइल मूविंग इन इट्स ऑर्बिट रफली वंस अ मंथ, हियर इट इज. While moving in its orbit roughly once a month, the moon will occasionally occult or hide. Occult. अब देखो मैं आपको बोलती हूँ, try to pick some vocabulary in your from your newspaper. इससे आपकी इंग्लिश स्पोकन भी बेटर होती है. अंग्रेजी बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए. हर इवन वन डे एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रेंशन में आपको बहुत हेल्प करेगा. अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग है तो आप डेली जो कम्युनिकेशन आप करते हो एंड या डिबेट्स करते हो, यू कैन यूज वोकेबलरी. तो न्यूज़पेपर से वोकेबलरी भी पिक करो. आज का वोकैब ऑफ द डे फर्स्ट क्या है, ऑकल्ट. ऑकल्ट मतलब एनी मिस्टिकल प्रैक्टिस और सुपर नेचुरल जो फिनोमेना होते हैं उसको ऑकल्ट बोलते हैं. तो एंटेरस जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो बोल रहा है कि जब मून इन इस ऑर्बिट वंस अ मंथ रफली पास करता है तो मून विल ओकेजनली ऑकल्ट और हाइड, छुपा देता है ब्राइट स्टार दैट आर बिहाइंड एंड समटाइम्स इवन प्लैनेट्स. तो एवरी मंथ दिस इज हैपनिंग. Now this happens now and then for the stars Antares, ज्येष्ठा जिसको बोलते हैं, which is the brightest star in constellation of Scorpius. So constellation मतलब a group of stars का जो group of stars को constellation बोलते हैं, उसमें Scorpius जो एक constellation है, in its the brightest star is Antares and it is called as ज्येष्ठा. That is all. ये तो आप खुद से पढ़ के समझ सकते हो ना. Why to spend time in discussing? तो ये बस इस तरीके से पढ़ो. Then next article देखो, ISRO finds proof of enhanced possibility of water ice in polar crater of the moon. Now second vocabulary of the day from newspaper is crater. Crater क्या होता है? क्रेटर इज एनीथिंग, जैसे किसी ग्राउंड पे जब बाउल शेप्ड में शेप गहरा जो है गहराव कोई भी ऑब्जेक्ट बना देता है, जैसे अगर मेटेराइट है दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ, इट क्रिएट्स अ क्रेटर. ठीक है, इट्स बाउल शेप काइंड ऑफ इमेज, बाउल शेप ऑफ फिजिकल फीचर बन जाता है अर्थ पे. और एनी जो है सेलेस्टियल बॉडी पे इफ देयर इज अ फॉल ऑफ सम ऑब्जेक्ट, इट मार्क्स, इट क्रिएट्स क्रेटर. तो बस इतना सेकंड वोकैबुलरी आपका हो गया. अब इसमें पढ़ने के लिए क्या है, देखो ये लाइन, इट सजेस्ट दैट extent of water in the ice in the northern polar region is twice that in the southern polar region. This is a fact and this is easy to understand. You can read on your own and understand. The study confirms the hypothesis that the primary source of subsurface water ice in the lunar poles is outgassing during volcanism in Imbrium period. So there was a period when Earth was evolving called as Imbrium period. In this there was outgassing, gas were released. So outgassing happened. Volcanism was happening during which volcanism जब होता है तो बहुत सारा लावा and gases release होती हैं, outgassing बोलते हैं उसको. तो it happened in Imbrium period. So it says कि water ice in the lunar poles is outgassing. The results also conclude that the distribution of water ice is likely governed by mere volcanism and preferential impact cratering. Crater का मतलब मैंने बता ही दिया. Mere volcanism मतलब anything which is filled with lava. तो थर्ड जो आपका वोकैबुलरी ऑफ द डे है इज मेयर वॉल्केनिज्म. मेयर वॉल्केनिज्म, मेयर एनीथिंग विच इज लावा फिल क्रेटर. बसाल्टिक जो बसाल्ट फिल हो जाता है क्रेटर्स में उसको मेयर वॉल्केनिज्म बोलते हैं. ठीक है, तो ये तो अपने आप पढ़ के समझ सकते हैं. आई वॉज प्रूविंग यू इज दैट सम ऑफ द आर्टिकल्स that you have to read from newspaper I will be mentioning on the very first page. कुछ आर्टिकल्स को जो हम डिस्कस नहीं करते हैं आप अपने पेजेस न्यूज़पेपर में मार्क कर लो, खुद से पढ़ लो. जो उसका एक जिस्ट है ना उतना भी समझ में आ जाए काफ़ी है. हर चीज़ को इन डेप्थ इन डिटेल ना सर्च करने की ज़रूरत है ना समझने की ज़रूरत है. जस्ट गेट सम जिस्ट. नाउ some of the articles that we are required to read in detail and understand because they are very important for exam perspective and also because you cannot read and understand on your own. That we will be discussing in our daily newspaper analysis. और आप बस इसी अप्रोच के साथ अपने न्यूज़पेपर को पढ़ते रहो पर डे. ठीक है, so let's take the first article that is to be read in detail for today. And that is the wrong way to fight inequality. This is given in editorial page. Some days before we discussed in very much detail based on an article which talked about increasing inequality
एंड वेल्थ इनइक्वालिटी विच इज प्रेवलेंट इन इंडिया। उसको बोलते हैं कि जो बिलियनर राज की तरीके से थॉमस पिकेटी एंड को ऑथर्स ने एक रिपोर्ट निकाली है अपने बुक में, द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया 1922-2023। और ये आर्टिकल पहले भी इस टॉपिक पे आर्टिकल आ चुका है और हमने उस टाइम बहुत डिटेल में देखा था कि वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है, इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, टॉप 1% 40% जो है वेल्थ को लेके बैठा हुआ है। ऑल दिस थिंग्स वी रेड। और इसको आर्टिकल का जो ये क्या टाइटल क्या है, द इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922-2023, द राइज ऑफ द बिलियनर राज। तो इस बिलियनर राज को ब्रिटिश राज बोला गया कि इवन ब्रिटिश राज में भी इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी जितनी इंडिया में अभी इनइक्वालिटी है। सो दिस रिपोर्ट व्हेन केम फॉर द फर्स्ट टाइम, वी रेड दिस रिपोर्ट इन डिटेल और हमने वेरियस फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी वी सॉ द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी, द फैक्टर्स एंड द सॉल्यूशंस। इन दिस आर्टिकल the writer has tried to dissect, tried to come up with various reports which was given by Thomas Piketty and the co-authors। उन्होंने बताया कि जो inequality है that is there, जो market economy है, फ्री इकोनॉमी है, उसमें इनइक्वालिटी इज बाउंड टू हैपन, इनइक्वालिटी होगा। लेकिन इनइक्वालिटी को कम करने के लिए ये जरूरी नहीं कि जो रिच है उनके जेब से पैसे निकाल करके पुअर को दो। He is refuting this। वो बोल रहे हैं कि rather than making rich जो लोग हैं, the ones who are producing more wealth, rather than taking away wealth from their pockets and giving it to the poor, try to bring the poor on par with the wealth by providing them better infrastructure, by providing them better education, by providing them better skills। मतलब जैसे कि आप एक न्यूरोसर्जन है, he has done education, he has acquired knowledge, he has acquired skills। now obviously neurosurgeons earn a lot। अब न्यूरोसर्जन्स के जेब से पैसे ले करके जो मान लो एक पुअर है, अनस्किल्ड इंसान है, उसके जेब से पैसे लेकर के उसको दो, ये तो ठीक नहीं है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड। इन दिस आर्टिकल ही सेज दैट rather than taking money out of the pocket of the neurosurgeon, ऐसे लोगों को मोटिवेट करो that they also try to become neurosurgeons because neurosurgeons earn a lot। अब इसके लिए क्या, उनको बेटर एजुकेशन दो, बेटर फाइनेंशियल फ्रीडम दो, लोन्स मिल सके जिससे वो एजुकेशन एक्वायर कर सकें और वो भी न्यूरोसर्जन बने। तो इस तरीके का एक पॉलिसी इंटरवेंशन करना है। और दूसरी चीज ये है कि जो टॉप 1% लोग हैं, द वन हु आर सिटिंग ऑन दी ग्रेटर वेल्थ एंड एक्वायरिंग ग्रेटर वेल्थ, उनको कुछ गवर्नमेंट फेवर दे रही है। तो गवर्नमेंट जो फेवर दे रही है वो फेवर हटा करके, उस फेवरेटिज्म नहीं करनी, फेवरेटिज्म हटा करके गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी एंड ग्रेटर पुश, अ लिटिल बिट मोर पुश टू द पुअर एंड टू द डिसएडवांटेज सो दैट दे कैन कम ऑन पार विद द अदर्स एंड दे कैन ऑल्सो टेक द ग्रेटर शेयर इन दी pie, that is economic growth, economic wealth that is being created in India। अब चलो इस आर्टिकल को हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ते हैं and this is very important article। I'm sure some question is going to come in your examination based on this article। So in the first paragraph, read this: French economist Thomas Piketty along with a few other economists recently came out with some startling findings on economic inequality trends in India on over the last century। तो 100 years में inequality बढ़ी है, ये प्रूव किया है थॉमस पिकेटी ने अपनी इस जो है फाइंडिंग में। उसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या था, इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इंडिया 1922 to 2023, द राइज ऑफ द बिलियनर राज। पिकेटी एंड हिज co-authors estimate that inequality in India today is far worse than during the interwar British colonial rule। मतलब ब्रिटिश के टाइम भी जितनी इनइक्वालिटी उससे भी बुरा हाल है। तो ये थॉमस पिकेटी ने प्रूव किया अपनी फाइंडिंग्स में। अब इस जो फाइंडिंग को क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है ये राइटर इसमें और रिफ्यूट कर रहा है कि भाई इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है। बट और इनइक्वालिटी जैसे कि बढ़ रही है उसका जो सोल्यूशन थॉमस पिकेटी एंड को-ऑथर्स ने दिया है दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन एज पर दिस। अब हम उसी को वन बाय वन पढ़ेंगे। So the authors use their findings to argue that India's tax system, which is mostly based on people's income, is regressive and call for a wealth tax on the rich। इसको क्या बोलते हैं, progressive taxation system। Progressive taxation system is greater tax imposed on the richer people। So ज़्यादा पैसे उनसे लो जो ज़्यादा कमा रहे हैं और उसको redistribute कर दो among others by charging or by taxing less to the poor or to the lesser income group।
While Piketty's data might look alarming, it is crucial to question its use to justify wealth redistribution. इसका जो यूज है कि भाई इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, इस फाइंडिंग को यूज करके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इस पे सोचने की जरूरत है. तो क्या क्या सोल्यूशन अब देखो. तो इकोनॉमिक पाई हैज ग्रोन. सो अब इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक पाई हैज ग्रोन. फॉर एग्जाम्पल, सो यस, इन दी थॉमस पिकेटीज रिपोर्ट ये बोला गया कि इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई. जैसे अंडरस्टैंड ये पढ़ो. टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी टू ट्रेंड्स noted by Piketty and his co-authors. First, income and wealth inequality in India began to rise sharply only after 1980s, when India gradually began to adopt markets. So 1990-91 में पता है LPG आया था, ठीक है. 1980 के बाद हम धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़े थे. पहली पॉइंट ये है. फॉर एग्जाम्पल, द शेयर ऑफ बॉटम 1% इन टोटल नेशनल इनकम ड्रॉप फ्रॉम 23.6% इन 1982 to 15% in 20. ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत है. While the income share of the top 10% rose from 32.1% to 57%. This is also a fact that you have to remember, and we have already gone through this fact in previous article, in previous discussion on this report. Then economic growth in India has stagnated in socialist decades and began to rise only after 1990s. तो ये तो दो findings थी जो अपने थॉमस पिकेटी एंड co-authors ने दिया है. Piketty and others note that India's economy grew at miserable 1.6% per year between 1960 and 1990, but at much stronger 3.6% per year between 1990 to 2022. तो 1990 के बाद जो है इकोनॉमी 3.6% के रेट पे बढ़ी है पर ईयर. दिस इज स्ट्रॉन्गर 10. तो मतलब ये दिखा रहा है कि जब मार्केट इकोनॉमी आई, फ्री मार्केट आया, तब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ी है, शार्पली बढ़ी है. So what does these trends tell us? Now the question, ये तो फाइंडिंग्स है जो थॉमस पिकेटी एंड को-ऑथर्स ने दिया, जो कि कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता था आर्टिकल में. Now the main analysis, critical analysis of the findings starts, that we have to understand properly. So what do these trends tell us? First, they tell us that fall in the bottom 50% share of total income does not mean that there was a fall in their real income levels. ये लाइन समझो. और स्टैंडर्ड लेवल्स, मतलब वो कह रहा है कि अगर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है, या जो बॉटम नीचे के पॉपुलेशन के जो नीचे के 50% के लोग हैं, उनका जो शेयर है टोटल इनकम में वो घटा है, लेकिन उनका जो रियल इनकम है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो घटा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूं. अगर मान लो आपके घर में एक बर्थडे है, ठीक है, आपके घर में बर्थडे है और आप अभी आपके पूरे घर की इनकम इतनी है कि आप 5 किलो का ही केक ला सकते हो, ठीक है. अब 5 किलो के केक में हमने बोल दिया कि जो बड़े हैं उनको इस केक में से जो है 10-10 ग्राम मिलेगा केक, और जो छोटे हैं उनको 5-5 ग्राम केक मिलेगा, ठीक है. मतलब किसी को 10% मिल रहा है और किसी को 5% केक मिल रहा है, ठीक. अब जो है उतने ही लोग हैं, लेकिन अब फैमिली की इनकम टोटल बढ़ गई है. अब जो है 100 किलो का केक आएगा, ठीक है. पहले 5 किलो के केक आ सकता था, अब 100 किलो के आएगा. पहले भी आपको इसमें से 5%, जो छोटे हैं उनको 5% मिलेगा इस केक से, और जो बड़े हैं उनको 10% केक मिलेगा. तो अब ये बताओ, आपका परसेंटेज जो है उतना ही है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि केक का साइज बढ़ गया है, तो ये 10% जो होगा आपका ज्यादा है ना. तो रियल इनकम नहीं घटी है, स्टैंडर्ड लिविंग बल्कि बढ़ा ही है. हाँ, आपका जो अब कह सकते हैं कि जो पहले, अब ये भी कह सकते हैं कि जो बड़े हैं उनको 12% मिलेगा इस वाले केक में से. पहले इतना छोटा केक था, अब इतना बड़ा केक है. पहले 10% बड़ों को मिलता था, अब 12% मिलेगा इसमें से. आपको जो है 5% मिलता था, आपको जो है 6% मिलेगा. फिर भी केक का साइज तो बढ़ गया ना. परसेंटेज हो सकता है आपका घट गया हो, लेकिन आपका साइज जो केक का आपको पीस मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा ना. तो विद दिस एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट there is a fall in the bottom 50% share of total income, total national income में जो मान लो पहले 5 किलो था, जैसे केक की बात की, अब 10 किलो केक आ रहा है, तो फॉल हुआ है शेयर. मुझे पहले 5% उस केक का मिलता था, अब हो सकता है 4% ही केक का मिले, लेकिन क्योंकि साइज केक का बड़ा हो गया है तो इफेक्टिवली मेरा केक का शेयर ज्यादा ही रहेगा. बिकॉज नाउ अब 100 किलो आ रहा है, पहले 10 किलो आता था, अब 100 किलो आ रहा है केक.
तो यही इस बारे में इस लाइन से यही समझिए आप, ठीक है। डेटा फ्रॉम वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब सजेस्ट दैट टोटल रियल इनकम ऑफ द बॉटम 50% इंक्रीज्ड ओवर 4-fold बिटवीन 1991 एंड 2022। मतलब वही है कि केक का साइज बढ़ गया है, आपका परसेंट उस केक में से कम हो गया है, क्योंकि लेकिन पाई जो है वो बढ़ गया है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया वो बढ़ गया है, इसलिए आपका शेयर इफेक्टिवली बढ़ा ही है, मतलब 4-fold हो गया है। पहले मान लो 10 किलो का केक था, ठीक है, जिसको आप मान लो इस तरीके से देखो, आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ जिससे आपको ज्यादा से समझ में आए। पहले 1000 ग्राम का केक था, ठीक है, आपको इसमें से मान लो 5% मिलता था, तो 10% कितना हुआ? 100 ग्राम। 5% कितना हुआ? 50 ग्राम। पहले आपको 1000 ग्राम में से 5% मिला, 50 ग्राम मिला, ठीक है, सिर्फ 50 ग्राम मिला केक। अब जो है 2000 केजी का केक आ रहा है, पहले 1000 केजी का केक आ रहा था 2000, अब मान लो 5% नहीं, आपको 4% केक का शेयर मिलेगा। अब देखते हैं, तो 2000 में से 4% कितना हो? 2000 का 10% हो गया 200, फिर उसके बाद 5% कितना हुआ? 200, 5 इसका 100 हो गया, 4% मान लो वही आपका, फिर भी अभी आपको 80 ग्राम, लगभग 80 से 90 ग्राम, पहले आपको सिर्फ 50 ग्राम केक मिल रहा था, अब 80-90 ग्राम केक मिलेगा, क्योंकि केक का साइज बड़ा हो गया है। तो आप देखें, समझ में आया ना इसका मतलब। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, कि इकोनॉमिक पाई बड़ा हो गया है, केक का साइज बड़ा हो गया, नेशनल इनकम बढ़ गया है। तो कितना भी आपका घटा है शेयर, लेकिन आपका जो रियल इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो बड़ा ही है। और इस रिपोर्ट के अगर हम देखें, इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा दिस सेज दैट दिस टोटल रियल इनकम जो वो 4-fold हो गई है, 4 गुना बढ़ गई है बिटवीन 1991 to 2022. This is a very important understanding and you have to understand, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आप डिस्कस भी करते हो, लोग कहते हैं ना कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं है। थ्रू दिस आर्टिकल वी कैन जस्टिफाई विद फैक्ट्स, ठीक है। अब देखो, देर आर few of the important facts that we have already gone through that is mentioned here. ये हम रिपीट नहीं करेंगे, हम पहले इस डेटा को देख चुके हैं जब हमने पहले आर्टिकल कवर किया था, so we're not going to cover this. But now there are few points I have mentioned. You can see first point, second point, third point, fourth, fifth, sixth. ये fourth 5 पॉइंट समझने की जरूरत है। पहले लाइन में द राइटर, जो ऑथर है इस आर्टिकल का, he has provided some problem and then mentioned some problems based on the findings of the Thomas Piketty and the co-authors, and then has provided solutions. Let's see that part now. तो पहला जो है वो the writer is saying that in free market economy such stark differences in income levels would present lucrative arbitrage opportunity and help to close the gap between richest and the poorest. So for example, कहने का मतलब वो कह रहा है, the author is saying that in free market economy ऐसे जो gaps हैं, जो inequality हैं, वो exist करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीर से पैसा छीन के गरीब को दे दो। सोल्यूशन बेटर क्या है कि लोगों को अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी दो, जो लोग गरीब हैं, बाय प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, बाय प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब लोन्स वगैरह, एजुकेशन लोन्स दो और बेटर लोन दो, और स्किल्स प्रोवाइड करो। स्किल्स होंगे तो आपको भी जॉब मिल जाएगी। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज इन दिस राइटर इज ट्राइंग टू मेक। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, it should be noted that bottom 50% enjoy very little protection of their property rights. जो bottom 50% है उनके property rights नहीं है, मतलब कि लोग एक्सेसिबिलिटी टू हाउसिंग लोन्स नहीं है, घर नहीं खरीद सकते। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो दैट दे हैव प्रॉपर्टी rights as well, which makes it hard for them to even make a living, let alone to climb up the income ladder. So what is required is greater economic freedom for India's poor, not higher taxes on income, high income earners. मतलब जो लोग घर नहीं खरीद सकते उन घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी दो। मतलब मेजर शेयर ऑफ द इनकम जो होता है लोगों को रेंट देने में चला जाता है, तो वाई नॉट टू प्रोवाइड सर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर फैसिलिटी कि लोग अपना घर खरीद सकें, या जो इनकी प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो भी इंश्योर हो सके। तो इस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन लाइए कि पीपल कैन बी इंश्योर्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी राइट्स, स्पेशली जो 50% लोअर 50% के लोग हैं। What is required? I have told you. So this is the second point. Third point, to be sure, wealth inequality is inevitable in market economy as the market rewards people who are better at investing or allocating capital. Investors who make profits see their wealth share grow over time, while investors who suffer losses see their wealth share shrink. An entrepreneur with an innovative product that benefits billions of people for
Yeah, an entrepreneur with an innovative product that benefits billions of people, for instance, would enjoy massive profits and see his or her wealth share rise. मतलब बोल रहा है कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर अपना एक आइडिया लेके आएगा, मतलब हर कोई तो बिजनेस नहीं करना चाहता है, हर कोई आइडिया के साथ नहीं आता, बट जो आइडिया लेके आएगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा एंड विल मेक इट सक्सेसफुल, वो प्रॉफिट ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएट करेगा एंड उसको उसका ज्यादा शेयर मिलना चाहिए. तो इसमें क्या करना है कि सोल्यूशन क्या है कि भाई आप अमीर को अमीर बनता जा रहा है, ये रोकना नहीं है, सबको अमीर बनने का अपॉर्चुनिटी दो. इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड किया गया है. सो द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू क्रिएट बिगर इकोनॉमिक पाई, एंड इट इज बिगर इकोनॉमिक पाई वन शुड नोट दैट अलाउज द बॉटम 50% टू एंजॉय हायर रियल इनकम डिस्पाइट देयर फॉलिंग इनकम एंड वेल्थ शेयर. मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग को अपॉर्चुनिटी दो एंटरप्रेन्योर बनने का, बिजनेसमैन बनने का, बिजनेस वुमेन बनने का, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करें. वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां देंगे, है ना. और क्योंकि आप स्किलिंग दे रहे हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लोग स्किल्ड हैं तो उन नौकरी में लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो लोग और लोगों की भी इनकम बढ़ेगी. तो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा बिजनेसमैन, ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, बड़ा इकोनॉमिक पाई, बड़ा शेयर. भले ही इनकम इनइक्वालिटी आ जाए, लेकिन जो इफेक्टिव शेयर है इन द पाई दैट विल बी मोर. मतलब रियल इनकम जो होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो होगी लोगों की बेटर ही होगी. तो थर्ड पॉइंट ये है. फोर्थ पॉइंट क्या है, दिस वन, द एक्सट्रीम wealth disparity we see in India today, however, is largely not because of free market rewarding the top 1% of their entrepreneurial capabilities. लोग कह रहे हैं ना कि जो 1% टॉप 1% है वो सारा वेल्थ 40% ले जा रहे हैं. तो इसकी वजह से ये क्यों है, इट्स नॉट बिकॉज फ्री मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है 1% टॉप 1% का, बट प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेड मच ऑफ इज ड्यू टू टॉप 1% एंजॉइंग स्पेशल प्रिविलेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट. जो हमने पहले बता दिया कि उनको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है टॉप 1% को. फ्री मार्केट जो इकोनॉमी है दैट इज नॉट गिविंग सम एक्स्ट्रा प्रिविलेज, रिवॉर्ड नहीं कर रहा है टॉप 1% को, बट कुछ गवर्नमेंट के फेवरेटिज्म है या स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहा है. तो बोल रहा है कि विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस. तो मार्केट प्लेस में जो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देयर इज अ कंपटीशन, एवरीबडी कॉम्पिट्स, हुएवर इज द बेस्ट विंस एंड ही विंस एंड ही टेक्स द लार्जेस्ट शेयर इन द प्रॉफिट. सो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन कम हो रहा है मार्केट प्लेस में, इन मार्केट प्लेस में, इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इन गवर्नमेंट की स्पेशल प्रिविलेजेस को हटा दो, जिससे इक्वल कॉम्पिटेटिव मार्केट बन सके और सबको अपॉर्चुनिटी मिले, जो बेस्ट है वही विन करे. सो दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ वे फॉरवर्ड according to the author is to get rid of such privileges, as I all told you. Then the fifth point is impact of wealth tax. तो बोल रहे हैं कि जो wealth tax है इसके unintended consequences हैं. मतलब जो ज्यादा कमा रहा है अपना पैसा वापस इन्वेस्ट करके, अब वेल्थ टैक्स अगर लगा दिया जाता है, जैसे मान लो मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने इन्वेस्ट कर दिया एंड आई अर्नड 50 रुपीज प्रॉफिट, मेरा टोटल इनकम आगे चल के 150 रुपए हो गए. मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, 200 कमाया, 50 इधर उधर जो भी सैलरी उलरी देना था, जो भी बिल्डिंग में खर्चे करना था, रेंट वगैरह मैंने दे दिया, वेजेस में इफेक्टिव जो मेरे प्रॉफिट हुआ 150 रुपए हो गए. ठीक है. नाउ आई हैव टू अगेन, आई वॉन्ट टू अर्न मोर, और मैंने फिर 150 रुपीज और री इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, जिससे मुझे आगे चल के 250 रुपीज का प्रॉफिट हो, इफेक्टिव प्रॉफिट हो जाए. अभी 150 का, अगले चल के मैं चाहती हूँ मेरा 250 रुपीज का प्रॉफिट हो. लेकिन 150 से जब मैं आगे 250 प्रॉफिट की तरफ जा रही हूँ तो मेरा इनकम टैक्स, मतलब वेल्थ टैक्स है, वो भी बढ़ रहा है. तो जिसकी वजह से वेल्थ टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे जो इफेक्टिव अर्निंग है वो कहीं ना कहीं 170 तक ही अटक जाएगा, 200. तो मैं क्यों मोटिवेटेड रहूंगी और इन्वेस्ट करने के लिए, मैं क्यों, तो मैं बोल छोड़ो यार, इतना मेहनत कौन करेगा, 150 रुपए लेकर खुश रहो, 250 बनाए चक्कर में इतना सारा मेरा टैक्स, वेल्थ टैक्स बढ़ जाएगा, लेट मी रिमेन एट 150, तो मेरा मोटिवेशन ही नहीं रहेगा. तो दिस आर्टिकल, दिस राइटर इज क्रिटिसाइजिंग वेल्थ टैक्स, कि भाई वेल्थ टैक्स क्रिएट करो, आप बहुत ज्यादा चार्ज करोगे, बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर वो घट जाएगा टू री इन्वेस्टमेंट में घट जाएगा. तो जो लेबर हैं, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनका वो ओवरऑल जो बेनिफिट है जो होता है व्हेन अ बिजनेसमैन, वन एंटरप्रेन्योर इज री इन्वेस्टिंग एंड ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉफिट, वेल्थ, जॉब्स मिल रही है, एक्चुअली नुकसान गरीब का ही होता है, लेबर का ही होता है यार, बॉटम जो 50% उनका होता है. सो देखो, contrary to common belief, investors can actually shield themselves from higher taxes. shield कर लेंगे higher taxes से, lowering the amount of capital they invest, अपना capital lower कर लेंगे investment में. So point this, so people who would really be affected by higher taxes on wealth would then be workers and land owners. जो workers और land owners होंगे,
जिनको बेनिफिट होना था, अगर जो कैपिटलिस्ट है या जो एंटरप्रेन्योर है अपना पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करना चाह रहा था, अपने कैपिटल को री इन्वेस्ट करना चाह रहा था, वो री इन्वेस्ट नहीं करेगा तो असली नुकसान जो एंटरप्रेन्योर का उसका ज्यादा नहीं होगा, बट एक्चुअली वर्कर्स और लैंड ओनर्स का होगा, जिसको फायदा होता है री इन्वेस्टमेंट से, कैपिटलिस्ट के री इन्वेस्ट करने से, ठीक है. हु विल बी पेड लेसर इन ऑर्डर टू मेंटेन इन्वेस्टर रिटर्न्स. The tax would thus indirectly affect the income of ordinary workers, most of whom belong to bottom 50%. That is the point. So solution क्या है? In effect, a wealth tax on the rich would eventually turn out to be tax on lower income groups. So wealth tax को criticize कर रहा है. So solution. It should also be noted that most of the wealth that top 1% possess is in the form of capital assets such as advanced factories and real estate and not consumer goods and services. तो जो wealth tax, जो wealth होता है जो top 1% possess कर रहा है, that is in form of what? Factories, real estate, that is not in form of consumer goods and services. It is thus incorrect to believe that poor suffer low living standards because the rich have cornered some consumer goods. तो ये जनरल बिलीफ हो गया ना कि जो रिच हैं वो कंज्यूमर गुड्स को दे आर taking their they have accumulated, they are sitting on the consumer goods. इसकी वजह से गरीब को बहुत नुकसान हो रहा है. ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रिच है टॉप 1%, उसका जो कैपिटल है, उसका जो एसेट है वो एडवांस फैक्ट्रीज और रियल एस्टेट के टर्म्स में, कंज्यूमर गुड्स के टर्म्स में नहीं है. तो दिस इज अ रॉन्ग नोशन. It is thus incorrect to believe that poor suffer low living standards. So this is the point. In fact, capital assets owned by wealthy by massively increasing productivity of workers help boost the output of consumer goods. तो मतलब जो टॉप 1% हैं, अमीर लोग हैं, उनके पास जो फैक्ट्रीज हैं, अगर उस पे वो एक्चुअली वर्कर्स को बेनिफिट देता है. क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज है वहां पे प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर गुड्स का, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा ज्यादा लोगों में बढ़ता है, गरीबी में बढ़ता है, लेबर्स में बढ़ता है, वर्कर्स में बढ़ता है. तो ये नोशन गलत है. ठीक है. देन ओवरऑल द अब नाउ conclusion, very important point and you have to remember this conclusion. अब पढ़ो. Overall, the wealth tax will have a negative effect on economic growth and living standards. The right way to fight inequality and help the poor is thus not to tax the rich but to offer more economic freedom to poor so that they can compete better in the marketplace for a better share of economic pie. So this is the conclusion. क्या है? Let's understand in another language. कि भाई do not de-incentivize, do not demotivate the rich, the capitalists, the entrepreneurs to earn more by taxing them more. Because भाई मैं अगर मेरा फायदा ही क्या कि मैं टैक्स ही में सब चला जा रहा है, मेरा एक्स्ट्रा जो अर्निंग हो रही है, तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा. आई विल नॉट री इन्वेस्ट माई कैपिटल. तो रादर देन डूइंग दिस, रादर देन टैक्सिंग द मोर, करना क्या है? बेटर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बेटर फैसिलिटीज और बेटर एजुकेशन दीजिए, बेटर इकोनॉमिक फ्रीडम दीजिए थ्रू एजुकेशन लोन्स एक्सेट्रा ऑन लोअर कॉस्ट, एंड स्किल्स प्रोवाइड करिए लोगों को, जिससे लोग भी गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज टू हैव द ग्रेटर शेयर ऑफ द इकोनॉमिक पाई. क्योंकि वो स्किल्स हैं तो उनको नौकरियां आसानी से मिलेंगी. इससे बेटर पॉलिसी इंटरवेंशन लाइए, बेटर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लाइए. सो दिस इज द सोल्यूशन, नॉट कि भाई अमीर के पॉकेट से पैसे निकाल के गरीब को दे दो, या कैपिटलिस्ट या एंटरप्रेन्योर के जेब से पैसे निकाल करके लेबर्स या वर्कर्स को दे दो. बट लेबर्स एंड वर्कर्स को अपस्किलिंग करो, बेटर फैसिलिटीज दो, जिससे वो भी सोच सकें कि आई शुड ऑल्सो बी एंटरप्रेन्योर, आई शुड ऑल्सो बी अ कैपिटलिस्ट एंड आई शुड ऑल्सो अर्न मोर. सो दिस इज द आर्टिकल दैट इज I believe is very important for you for paper GS paper 2 as well. सिलेबस में आपके सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोशल सेक्टर, अंडरस्टैंडिंग इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट. सो कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया. लेट्स सी क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है. आई हैव प्रोवाइडेड यू सम एक्स्ट्रा रीडिंग. लुक एट दिस. सो आई प्रोवाइडेड यू inequality in India, some data and facts. This is additional reading for you. You can just read. We have discussed in very detail. This discussion is not required. These are some of the facts related to this article that you can use ethics, essay, paper 3. ये सब जगह आपके काम आने वाला है and you must read this. ठीक है? So you can read and let's see कि question कैसे expect कर सकते हो आप. ठीक है? PYQ, COVID-19 pandemic. So this was asked in 2020. ठीक है? You can understand the significance of this article. COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India. Comment. So this was asked in 2020 क्योंकि उस time class inequality and poverty की बहुत ज़्यादा बात चल रही थी. So now again because Thomas Piketty and co-authors have brought this finding and there is debates and discussion going on. So for you practice question ये है.
Discuss the implication of rising income and wealth inequality in India as highlighted by economists like Thomas Piketty and evaluate policy measures to address this issue. 150 words 10 mark. आई होप ये क्वेश्चन आप इजी होगा, आप सॉल्व कर सकते हो. ट्राई टू प्रैक्टिस दिस. आप टेलीग्राम चैनल या जहाँ भी देर इज एन वे यू कैन शो मी द आंसर्स. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तथास्तु आईसीएस के ऑफलाइन ऑनलाइन, द वन आई एम मेंटरिंग पर्सनली, यू कैन ऑलवेज सेंड मी योर आंसर्स विच फॉर द क्वेश्चंस विच आई शो यू हियर. आई विल इवैल्यूएट, आई विल टेल यू हाउ टू राइट बेटर आंसर्स. ऐसे ही तो सिलेक्शन होता है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं. आप आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो उनके बेस पे यू प्रैक्टिस PYQs, you practice expected questions, and those are the questions, those are the answers in similar lines UPSC asks questions. So आप ये छोटे छोटे स्टेप्स रोज के रोज कंसिस्टेंटली लोगे तो आपके भी सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे. यू कैन ऑलवेज शो मी योर आंसर्स एंड यू कैन गेट सम टिप्स, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट बॉडी, हाउ टू राइट अ कंक्लूजन. दैट इज व्हाट यू मेक योर सेल्फ walk on the right track and hit the bullseye, that is UPSC selection under top 50. All right, so with this let's finish today's daily newspaper analysis. I have provided you one extra notes on another article that is just to be read. That is nothing to be discussed about that. आप पढ़ लेना एक बार अपने आप से. मैंने हाईलाइट करके पॉइंट्स दे दिए हैं. दिस आर्टिकल, sea also rises, India must collaborate with Indian Ocean countries for data on warming. This is for you to be read. Sorry, so this is for you to be read. आप इसको अपने आप से पढ़ लेना. मैंने क्वेश्चंस भी इस पे दे दिए हैं. You just need to read. ट्रिकी आर्टिकल नहीं है, समझ में आ जाएगा. आई हैव गिवन यू PYQ, उसका इंपॉर्टेंस, एंड आई हैव गिवन यू प्रैक्टिस क्वेश्चन. यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू रीड द एक्स्ट्रा रीडिंग, एंड देन यू कैन टेल मी व्हाट एल्स यू नीड टू बी डिस्कस्ड इन डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस. आई विल सी यू टुमारो. ऑल द बेस्ट बच्चों, तथास्तु.